नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। क्लोजिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में हमने देखा लगातार छठे दिन गिरावट देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी काफी अच्छी देखने को मिली है। तो काफी उठापटक वाला बाजार था आज। तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में काफी ज्यादा घमासान होता हुआ दिखा और आखिरकार मंदड़िये ही आज के बाजार में जीतते हुए दिखे हैं। लेकिन तेजड़ियों के पास भी खुशी मनाने के लिए, जोश दिखाने के लिए, उत्साह दिखाने के लिए बहुत कुछ था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में दिन भर का किस तरह का एक्शन रहा, कैसा कारोबार हुआ, कौन से स्टॉक्स ज्यादा फोकस में रहे और अब बाजार में ये जो लो लेवल से रिकवरी हुई है उसका रीजन भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कल के बाजार में आपको कैसे रणनीति बनानी है। क्यों? क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, तो उससे पहले आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए इस पर भी हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आज के बाजार के कारोबार की। आज हमने देखा मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिली। वैसे तो आप देखेंगे बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से जैसे मैंने कहा बहुत अच्छी रिकवरी भी हुई। हमारी शुरुआत कमजोर हुई थी 23,050 के आसपास और दिन के दौरान हम 23,000, 22,900 और 22,800, जी हाँ 22,800 का लेवल भी टूट गया था। 22,798 का आज का लो है, लेकिन वहां से हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी भी हुई। दूसरा दिन लगातार है जब हमने 22,800 का लेवल तोड़ा, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं किए और उसके बाद लोअर लेवल से करीब करीब 250 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी में आज के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। और निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे तो वो 23,000 के लेवल के ऊपर 23,045 के स्तर पर आज के सेशन में होती हुई नजर आई है। तो कहां हमने 22,800 भी दिन के दौरान तोड़ दिया था और जो क्लोजिंग हुई है वो 23,000 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले जरा मार्केट को समझ लीजिए किस तरह का एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के 50 में से 28 शेयर ऐसे हैं जिनमें आज हमने हरे निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसमें आप बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और टाटा स्टील, ये निफ्टी के आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले या फिर गेनर्स थे। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एमएनएम, आयशर मोटर्स, बीईएल, आयशर मोटर्स और बीईएल कल भी लूजर्स थे, आज भी लूजर है, 2 दिन लगातार हो गए इनको गिरते हुए। इसके अलावा पावर ग्रिड और इंडसइंड बैंक ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। हैरानी की बात है कि इंडसइंड बैंक का एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ता हुआ दिखा है और सुबह ये खबर आ चुकी थी और उसके बावजूद हमने देखा इंडसइंड बैंक में आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन बैंक निफ्टी आज का विनर था। कमजोरी के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, इनफैक्ट सपाट शुरुआत हुई थी 49,400 के आसपास, लेकिन दिन के दौरान हम 48,800 के भी नीचे फिसल गए थे। इनफैक्ट 48,750 का लेवल भी टूट गया था। 48,734 का आज डे लो है, लेकिन लो लेवल से रिकवरी हुई ऑलमोस्ट 750 अंकों की और 123 अंकों की मजबूती के साथ प्रोविजनल क्लोजिंग हमने देखा बैंक निफ्टी में होती हुई दिखी। और इनफैक्ट आप वैसे क्लोजिंग देखेंगे तो आपको 76 अंकों की फाइनल जो एक एडजस्टमेंट के बाद क्लोजिंग आई है वो 76 पॉइंट्स की है, लेकिन 123 पॉइंट जब प्रोविजनल क्लोज हुआ था तब बैंक निफ्टी में हमने जो क्लोजिंग है वो इतनी बढ़त के साथ बनती हुई दिखी थी। बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर देख लीजिए, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, बाकी तमाम तरह के जितने भी बैंकिंग इंडेक्स है वो हरे निशान के साथ बंद हुए और उसके साथ साथ मेटल इंडेक्स। ये दो तबके हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल, जो कि बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और यही सेक्टर इंडेक्स आज के सेशन में हरे निशान में भी बंद होने में कामयाब हुए। लेकिन रेट सेंसिटिव बाकी आप देखिए, चाहे वो रियल्टी हो, चाहे वो ऑटो हो, डिफेंस, तेल गैस, पीएसयू, आईटी और फार्मा, ये तमाम सेक्टर इंडेक्स आज भी रिकवरी तो जरूर हुई लेकिन फिर भी लाल निशान के साथ ही कारोबार की समाप्ति करते हुए दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4 से आधा % गिरते हुए दिखे, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी सेंसेक्स निफ्टी की तरह यहाँ पे भी बेहद शानदार थी। 1154 शेयर ऐसे हैं जो कि आज एनएसई पर चढ़कर बंद हुए, लेकिन 1685 शेयरों में आज हमने गिरावट भी बनती हुई दिखी। तो एडवांस डिक्लाइन कल 1:8 का था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक शेयर चढ़ने वाले के सामने 1.5 या 2 शेयर ऐसे थे जहां पे हमने आज गिरावट बनती हुई देखी है। आज बाजार का जो दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें हमने 52 वीक लो बनता हुआ दिखा 1193.35 रुपए। ये माफ कीजिए, ये आज का लो लेवल है जो कि इसका 52 वीक लो लेवल भी है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन के दौरान 1200 रुपए के भी नीचे फिसल गया था, लेकिन लो लेवल से करीब करीब 2% के आसपास की रिकवरी लेकर आरआईएल में हमने देखा आज जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो गिरावट में भी या फिर गिराने में भी बाजार में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था और जो क्लोजिंग हुई है 1217 रुपए पर 1195 के नीचे जाने के बाद रिलायंस ने रिकवरी में भी काफी अच्छा योगदान दिया। तो आज के सेशन में काफी उठापटक वाला सेशन था, काफी वॉलेटाइल सेशन था। एट द एंड ऑफ द डे हल्की कमजोरी के साथ हम बंद हुए, लेकिन लो लेवल से रिकवरी बेहद शानदार आप कह सकते हैं। 22,800 के नीचे से 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग
आप समझ सकते हैं कितनी वॉलिटिलिटी आज के सेशन में देखने को मिली। अब समझिए कि आखिर बाजार में हुआ क्या, गिरा क्यों था बाजार और रिकवरी क्यों देखने को मिली। देखिए आज की गिरावट के जो तार हैं वो टैरिफ से नहीं बल्कि नए इनकम टैक्स बिल से जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या होने वाला था नए इनकम टैक्स बिल में। आज लोकसभा में ये बिल पेश होने वाला था और उससे पहले बाजार में ऐसी अटकलें थी कि शायद एसटीसीजी की जो दरें हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा अफवाहें फैली थी, ऐसी अटकलें थी बाजार में और इसी डर, इसी घबराहट की वजह से हमने देखा बाजार में एकाएक गिरावट देखने को मिली थी। और जैसे ही ये पता चला कि एसटीसीजी की दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाजार में जो रिकवरी है वो भी काफी शार्प देखने को मिली। तो जो एक डर था बाजार का, जिस वजह से बाजार सहमा हुआ था, वो डर जैसे ही निकला तो उसके बाद आप देखिए रिकवरी भी कितनी स्ट्रांग देखने को मिली। 22,800 वैसे भी बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट स्तर है। वहां से कल भी घूमे थे हम, आज भी वही लेवल है जहां पे तोड़ा जरूर हमने इंटरडे में, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं किए और वहां से रिकवरी बेहद शानदार देखने को मिली। और वैसे भी कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मान के चल रहे हैं कि साल अंत पर एक जो एलटीसीजी के जुड़े हुए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी बाजार में किक इन होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है शायद जिसने मदद करी। और उसके साथ साथ कल वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में शॉर्ट कवरिंग का भी हमने एक सपोर्ट बाजार में बनता हुआ देखा है। तो ये कुछ रीजंस हैं, पोस्टमार्टम कह सकते हैं कि बाजार में जो हो गया उसके बाद रीजंस असाइन कर लिए जाते हैं, ये रीजंस है। लेकिन हाँ, ये एसटीसीजी को लेकर जो डर था बाजार का, वो डर कम होता हुआ दिखा और इनफैक्ट छट गया पूरी तरह से, क्योंकि एसटीसीजी की दरें नहीं बढ़ेंगी। ये अपने आप में एक डर था बाजार का जो कि नहीं आता हुआ दिखा, जिस वजह से बाजार में हमने रिकवरी देखी। चलिए अब बातचीत करते हैं। सुगंधा मैम हमारे साथ मौजूद हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर है। सुगंधा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून संदीप जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मैम बाजार में हमने देखा आज तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में रसाकसी थी, बहुत ज्यादा नेक टू नेक था मामला। 22,800 जब टूट गया तो ऐसा लग रहा था कि मंदड़िये हावी हो गए। छठा दिन लगातार बाजार में मंदड़ियों के नाम चढ़ गया, लेकिन लो लेवल से जो रिकवरी हुई बेहद शानदार थी। कहाँ 22,800 नीचे में टूट गया और कहाँ 23,000 के ऊपर जाकर हम बंद हुए हैं। तो इस रिकवरी के पीछे और बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो हरे निशान में बंद हुआ है, क्या उसमें केवल ये एसटीसीजी वाला ही फैक्टर था जो बाजार इतना डरा हुआ था? टैरिफ भूल गया बाजार आज? जी, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। यस, आज रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है बिकॉज इनकम टैक्स बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा फियर्स थे मार्केट में। बट जैसा कि आपने भी बताया, एसटीजीसी का जो फेयर है वो अभी मार्केट से थोड़ी देर के लिए आउट हो चुका है। बट यस, ओवरऑल मार्केट का फोकस बहुत ज़्यादा ग्लोबल हेडविंड्स की तरफ रहा है पिछले कुछ दिनों में। फर्स्ट, जो एफआईआईज की कॉन्टिन्यूस हमने सेलिंग आते हुए देखी है। इस साल भी अगर देखें अभी तक 1 लाख करोड़ तक की सेलिंग हमने आते हुए देखी है। इसके साथ साथ जो ट्रम्प साहब के टैरिफ टैंट्रम्स हैं वो कंटिन्यूड हैं। पहले उन्होंने चाइना पे 10% के टैरिफ्स इंपोज किए, अब उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% तक के टैरिफ्स इंपोज कर दिए। अगर हम यूएस का ओवरऑल इंपोर्ट्स देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन। वहाँ उनकी $100 बिलियन की ऑलमोस्ट एवरी ईयर टैरिफ से कमाई होती है। सो वो ये चाह रहे हैं कि जो टैरिफ की जो उनकी इनकम है वो कुछ हद तक बढ़ जाए, इसीलिए वो टिट फॉर टैट टैरिफ की भी बात करें, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की भी बात करें, जिसका फेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और इसके साथ साथ वो टैक्स कट्स की भी बात कर रहे हैं। सो वहीं से वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड वॉर को लेके काफ़ी ज़्यादा फियर्स बन गए हैं और इसका इंडिया पे भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हम आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो रुख है वो यूएस की तरफ वापस से बढ़ता जा रहा है। दे आर मूविंग आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड मूविंग बैक टू देयर ओन कंट्री बिकॉज वहाँ पे यील्ड्स काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। और ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, सो इसी वजह से वो ये फील कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट दे नीड टू गो बैक टू देयर ओन कंट्री। और इसी वजह से हम इमर्जिंग मार्केट्स में से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज आते हुए देख रहे हैं। इसके साथ साथ इंडियन रुपी हैज़ रिसेंटली स्लिप टू 88, क्लोज टू 88 मार्क, इवन दो हमने वहाँ से काफ़ी हद तक रिकवरी भी आते हुए देखी है बिकॉज आरबीआई हैज़ एक्टिवली इंटरवीन्ड इन द मार्केट। एंड अगर हम मंडे की भी बात करें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डॉलर की सेलिंग करी है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन तक की सेलिंग की एक्सपेक्टेशंस है। इसी वजह से हमने रुपी में काफ़ी हद तक रिकवरी भी आते हुए देखी। सो बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल, स्पेशली ग्लोबल फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमने इंडियन मार्केट्स पे काफ़ी एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। और वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो स्मॉल एंड मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच थी। पिछले 5 सालों से अगर हम देखें तो हमने कॉन्टिन्यूस राइज आते हुए देखा। बट यस, इस साल और लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो कैलेंडर ईयर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेल ऑफ देखने को मिला है। इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट हाईएस्ट से
18 से 20% तक का हमने वहां पे गिरावट आते हुए देखी। तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफी ज्यादा पेन है, बट यस आज एक बहुत ज्यादा सिल्वर लाइनिंग रही है कि निफ्टी ने 22,800 का एक क्रूशियल सपोर्ट जोन को एस्टैब्लिश किया है। वहां हमने काफी हद तक फ्लोर आते हुए देखा है और लोअर लेवल से काफी हद तक रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा भी मानना है कि ट्रम्प साहब के जो टैरिफ्स हैं वो ग्रेजुअल ही होंगे, बहुत ज्यादा स्टीप वे में वो नहीं इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सो ये भी एक कुछ हद तक एक फैक्टर है जो मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा है। और एसटीसीजी का भी जो एक फैक्टर था, मार्केट्स पर क्वाइट ओवरसोल्ड। सो जिस तरीके से हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है, इट सीम्स ये रिकवरी शॉर्टर टर्म में थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। मैंने लास्ट टाइम के शो में भी कहा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी मार्केट्स अभी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, हायर लेवल से दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो आप जो भी बाइंग कर रहे हैं उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करें। आपको दोबारा लोअर लेवल्स मिलेंगे, वहां पर आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। सो अभी फेयर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, बट यस इस फेयर में कुछ हद तक शॉर्टर टर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज भी इमर्ज हो रही हैं। ओके तो ये रिकवरी जो है मैम, इसमें दो सवाल है मेरे। एक तो कहाँ तक जा सकती है, जब आप कह रही हैं कि छोटी अवधि में रिकवरी जारी रह सकती है तो कहाँ तक जा सकती है, और दूसरा कल जो वीकली एक्सपायरी है कुछ उसका भी इम्पैक्ट है इसमें। यस संदीप जी, वीकली एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। इट सीम्स कि 23,100 के आसपास ही एक्सपायरी होनी चाहिए। बट यस अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो एज लॉन्ग एज 22,800 मार्केट होल्डिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, बिकॉज पिछले 4 महीने से हमने कंसेक्यूटिवली सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि फरवरी की क्लोजिंग भी डाउनसाइड होगी। एक रिकवरी का फेज जरूर आना चाहिए मार्केट में, इवन दो मैं ओवरऑल मार्केट्स पे बुलिश नहीं हूँ एज ऑफ नाउ, स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बट यस लोअर लेवल से जरूर एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू। इनफैक्ट संदीप जी अगर आपको याद हो लास्ट शो में मैंने क्लियरली मेंटेन किया था कि 10 फरवरी तक जरूर रुके, अभी कोई बहुत मेजर बाइंग को ना स्टार्ट करें, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स थे मार्केट में। जो दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस थे, ट्रम्प साहब ने ऑफिस अज्यूम किया, उसके बाद टैरिफ थ्रेट थे, फेड की मीटिंग थी और बजट के बाद। सो बहुत सारे इवेंट्स थे जिसकी वजह से हमने एक्सेसिव वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। अब ये इवेंट्स थोड़े से दे आर एट द बैक बर्नर और मार्केट्स थोड़ा सा फोकस करेंगी। अर्निंग्स का सीजन भी इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। सो मार्केट्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर आएगी। आज भी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन डेटा की तरफ काफी हद तक नजर रहेगी। यूएस एंड इंडिया दोनों का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी में इट कैन कम डाउन टू अ लेवल ऑफ अराउंड 4.6% फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है अगर इन्फ्लेशन कम होती है। सो थोड़ा सा हमें एक हेडरूम मिल जाता है आरबीआई को टू कट रेट्स फर्दर, बिकॉज आरबीआई ने अभी सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है। एक्सपेक्टेशंस मार्केट की और भी ज्यादा है। सो एटलीस्ट अ 50 बेसिस पॉइंट रेट कट इज फर्दर एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट्स, बिकॉज इससे अर्बन कंजम्पशन को काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट में कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए टैक्स ब्रेक्स दिए हैं और इसके साथ साथ आरबीआई ने भी आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 5 years 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया। बट स्टिल अभी भी और रूम है जहां रेट कट हो सकता है। इससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्रेडिट ग्रोथ होगी और अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन में हम एक पिकअप आते हुए देख सकते हैं। ओके ठीक है मैम, मुझे क्लियरली याद है जो आप कह रही थी कि 10 तारीख तक आप रुक जाइए, क्योंकि अगर मुझे सही याद है तो आप आई थिंक लास्ट टाइम हमारे साथ बजट से पहले जुड़ी थी, जब आपने कहा था बजट निकलने दीजिए, बजट के बाद पॉलिसी भी है, पॉलिसी के साथ फिर आपका और भी कुछ इवेंट्स है, उनको आप निकलने दीजिए और 10 फरवरी तक का आप वेट कर लीजिए, जब तक सारे इवेंट्स पार हो जाएंगे, फेड की बैठक भी हो जाएगी, सब पूरा हो जाएगा, तो आप बाजार में अपना व्यू बनाइए। तो मैम अगर मैं सही हूँ तो क्या आप बजट के पहले से और अब इतने लंबे गैप के बाद हमारे साथ जुड़ी है? संदीप जी, एक वीक मैं आपके साथ नहीं जुड़ी, बट मैं थोड़ी सी अपनी पुरानी कॉल्स को रिकैप जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज जब हमने बात की थी 28 जनवरी के शो में, वहां से हमने एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी थी मार्केट में। इनफैक्ट जो हमने टॉपिक्स दी थी एचडीएफसी बैंक, हमने वहां पे स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखी। इनफैक्ट आई हैड मेंशन्ड एचडीएफसी बाय एट 1630 और लेवल्स, और हमने फर्स्ट टारगेट्स ये थे 1720 के, मार्केट ने उसको ओवर अचीव किया। इनफैक्ट Hyundai मोटर्स में भी अगर देखें तो एक स्टेलर हमने परफॉर्मेंस आते हुए देखी, इवन दो रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग नहीं थे, बट स्टिल आई हैड गिवन अ कॉन्ट्रा कॉल इन Hyundai मोटर्स एट लोअर लेवल्स टू बाय दिस स्टॉक, और जहां हमने 1670 के अबव भी एक कॉल दी थी और एक लोअर लेवल्स पे 1630 पे भी एक बाय कॉल दी थी, और ऑलरेडी स्टॉक ने 1900 और लेवल्स को टेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमने सुजलॉन में भी 50 के लेवल्स पर बाइंग दी थी, और जहां हमने 60 तक के टारगेट्स दिए थे वो भी अचीव हुए हैं। सो बहुत सारी और कॉल्स थी जहां हमने सेलिंग की भी एडवाइस दी थी,
बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, उसमें हमने सेलिंग की एडवाइस दी थी, अपार इंडस्ट्रीज में हमने सेलिंग की एडवाइस दी थी, वो भी काफी हद तक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हमने मूवमेंट आते हुए देखी। मैं अभी भी यही मेंटेन करूंगी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की बाइंग अभी ना करें, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट यस एक रीबाउंड का ट्रेड जरूर देखने को मिल सकता है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर इमर्ज होंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स बिल्कुल ही नेगेटिव टेरिटरी में ही सस्टेन करेंगी। ये साइकिल्स हैं मार्केट के। जिस तरीके से मार्केट में हमने अपसाइड आते हुए देखी लास्ट ईयर, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2024 हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी। सो अभी एक करेक्टिव फेज है, दिस टू शैल पास। थोड़ी पेन जरूर है मार्केट में, बट अभी शॉर्टर टर्म में मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी इमर्ज होंगी। ओके, तो 28 तारीख को आप हमारे साथ जुड़ी थी। मेरी नाराजगी को, मेरे गिले को तो आपने ऐसे हल्के से निकाल दिया मैम। मैं तो अपने दर्शकों के बिहाफ पे बोल रहा था कि आप हमारे साथ 28 तारीख के बाद देखिए आप जुड़ रही हैं, कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते के बाद आप आई हैं। तो मैम आप हमें समय नहीं दे रही हैं, उसका गुस्सा गिला मैं कर सकता हूँ अपने दर्शकों के बिहाफ से आपसे? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट की वजह से हम भी ऑक्यूपाइड थे, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पाए, बट बेस वी विल इंश्योर कि हम हर हफ्ते आपके साथ जरूर जुड़े और व्यूअर्स की क्वेरी के आंसर भी जरूर दें। चलिए ठीक है मैम, आप तो दबाव में आ गई। मैं तो आपसे ऐसे ही हल्के मजाक के मूड में बातचीत कर रहा था, थोड़ा सा मूड माहौल लाइट हो जाए, क्योंकि बाजार में भी हमने देखा आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और आज मुझे की जो लगता है आज जी मुझे भी लग रहा है कि आज इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा बेटर होगा, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा पेन रही है। इनफैक्ट येस्टरडे के सेशन में जो हमने सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, आज की रिलीफ रैली में कुछ हद तक जरूर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ होगा। या म्यूचुअल फंड्स में भी आते हुए देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस हमने सिप में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हुए ही देखी है, इवन दो FIIs विड्रॉल पे लगे हुए हैं, बट वहीं अगर हम DIs की साइड से भी देखें या SIP की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखें तो वो कॉन्टिन्यूड है, जो मार्केट को काफी हद तक एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे मुझे लगता है आने वाले टाइम में। कल भी 4,486 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश सेगमेंट में FIs की हुई थी, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी DIs की ओर से देखने को मिली। तो जिस चीज की बात आप कर रही हैं कि SIPs का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है, वही पैसा DIs की ओर से मार्केट में लग भी रहा है, जिस वजह से हम देखें कि बाजार में लो लेवल से सपोर्ट देखने को मिल भी रहा है। और मैम आपने जो कहा ना कि 10 तारीख तक मैंने कहा था वेट कर लीजिए, उसके बाद बाजार में आप निवेश करिए, ये बात मैंने कईयों के साथ डिस्कस करी, आपको मैंने कई जगह कोट भी किया कि कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 तारीख तक रुक जाइए, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि बाजार इसी महीने या इसी हफ्ते ही आपको ट्रेड करना है, थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए, सारे इवेंट्स होने दीजिए, वॉलिटिलिटी थमने दीजिए, तूफान थम जाएगा, उसके बाद गाड़ी चलाइए ना। जरूर तूफान के अंदर गाड़ी चलानी, जब आपको सामने दिख ही नहीं रहा क्या होने वाला है। तो आपकी बात बिल्कुल सही हुई है मैम साबित, और वॉलिटिलिटी कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी थमती हुई दिखी, और लोअर लेवल से फिर से हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट बाजार में देखने को मिल रहा है। जब जो रिकवरी हुई है मैम, उसमें मैं कह रहा था कि ये जो श्रेय जाता है वो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाता है, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है इंडेक्स में, और आज इसने अपना 52 वीक लो भी टच किया। तो बाजार में जो आंधी तूफान चल रहा है उसमें दिग्गज भी पिटते हुए दिखे हैं, 1200 रुपए के भी नीचे फिसल गया, 1193.35 का इसका नया 52 वीक लो था जो इसने छुआ, और उसके बाद लो लेवल से इसमें रिकवरी भी काफी अच्छी हुई, और क्लोजिंग जो हुई है वो 1217 के लेवल पर हुई है। तो 17 और 7 ऑलमोस्ट 24 रुपए के आसपास की रिकवरी, 2% के आसपास की रिकवरी के साथ ये स्टॉक आज बंद होता हुआ दिखा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये जो रिकवरी हुई या फिर जो आज नया 52 वीक लगा है, क्या ये खरीदारी करने के मौके हैं या फिर अभी रुकना चाहिए? रिलायंस के बारे में इनफैक्ट आई थिंक हम हर शो में ही बात करते हैं। सो डाउन साइड में 1220 1230 एरिया पे बाइंग आते हुए हम देख रहे हैं, बट वहीं हायर साइड पे देखें तो आई मेंटेन दिस लेवल मेनी अ टाइम्स, 1330 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, बहुत एक कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बट येस, मुझे लगता है लोअर लेवल से शॉर्टर टर्म के लिए अभी भी बाइंग की जा सकती है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप स्टैगर्ड वे में यहाँ पर भी थोड़ी बाइंग जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा पैसा एक ही बार में डालें, बिकॉज अभी भी जैसे कि मैं बार बार ये मेंटेन करूंगी इस शो में, जस्ट टू मेक इन्वेस्टर्स कॉशियस कि भी मार्केट बहुत बुलिश अभी भी नहीं है, बट यहाँ पर स्टैगर्ड वे में रिलायंस जैसा एक लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो पर्सपेक्टिव अभी भी पॉजिटिव रहेगा, रिलायंस पे भरोसा रहेगा इन्वेस्टर्स का। सो मुझे लगता है 1170 का नियर टर्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो शॉर्टर टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, बट 1330 से पहले जरूर इसमें से एग्जिट करें, और अगर 1330 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही फर्दर ऐड करने की एडवाइस रहेगी, अदरवाइज एक बार बुक करके बाहर निकले, दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे, आपको दोबारा से एंट्री का मौका मिलेगा। सो यहाँ पर मैं अभी भी यही मेंटेन करूंगी कि यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 1170 ऑन द डाउन साइड
and exit your positions around 1310 to 1320 odd levels. संदीप जी, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। संदीप जी, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी संदीप जी, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच आई गेस। मेरे कुछ कनेक्शन में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था आई थिंक। आप रिलायंस के बारे में बोल रही थी, प्लीज मैं मिस कर गया, प्लीज अगर आप रिपीट कर दें। हाँ श्योर। सो आई होप आई एम ऑडिबल संदीप जी। प्लीज प्लीज, यस मैम, ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। इनफैक्ट संदीप जी, हमने हर शो में रिलायंस के बारे में बात की है। सो रिलायंस की अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करें तो 1220 से 1330 तक की रेंज में हमने स्टॉक को मूव करते हुए देखा है। कंसोलिडेशन चल रही है। सो मुझे लगता है शॉर्टर टर्म इन्वेस्टर्स ये बाइंग का मौका रहेगा अभी करंट लेवल्स पे भी। बट मेरी एडवाइस रहेगी 1320 1310 के आसपास इसमें जरूर बुक करें और डाउन साइड में एक 1170 का स्टॉप लॉस दे दें। और अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इसको कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वे में आप बाइंग कर सकते हैं। पूरी बाइंग एक बार में ना करें, थोड़ा वेट करें, आपको दोबारा से लोअर लेवल्स भी मिल सकते हैं। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो रिलायंस में आपको अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, आप यहाँ कुछ बाइंग जरूर कर सकते हैं। एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू एलोकेट आप यहाँ पे कर सकते हैं बाइंग। ओके, तो एलोकेशन कर सकते हैं आप अपने फंड्स का यहाँ पे 25 से 30% का। धीरे धीरे खरीदे, 1170 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 1310 1320 आए, वहां पे अटकता है तो वहां पे आप चाहें तो एक बार मुनाफा भी बुक करके चल सकते हैं। लेकिन मैम दिस वाज मिस्ड अर्लियर। 1330 जब अगर ब्रेक हो जाए स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा बिकॉज एवरी मूव इज बीइंग कैप्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1330। वंस वी सी अ ब्रेकआउट अबव 1330 और लेवल्स, इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो 1170 के स्टॉप लॉस से धीरे धीरे खरीदना है, मुनाफा वसूलना है 1310 1320 के आसपास। यस संदीप जी, और अगर 1330 का ब्रेकआउट हो जाए तो फर्दर बाइंग भी की जा सकती है। परफेक्ट। तो 1330 अगर ऊपर की ओर पार हो जाता है तो फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी का मूव वहां पे भी देख करके चल सकते हैं। आज मैम हमने देखा ऑटो इंडेक्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई, काफी गिरावट थी। लेकिन ऑटो में M&M, आयशर मोटर्स जहां गिरते हुए दिखे, आज निफ्टी के लूजर्स थे। वहीं अशोक लेलैंड आज गेनर था। अशोक लेलैंड के स्टॉक में हमने देखा आज रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था और रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। और इनफैक्ट स्टॉक आप देखिए 8% की मजबूती लेकर बंद हुआ। नीचे में 200 रुपए का लो था, 199.65 टू बी प्रिसाइज, और क्लोजिंग हुई है 220 रुपए के आसपास। तो 10% की रिकवरी लो लेवल से और 8% के आसपास मूव के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हुई। क्यों? क्योंकि नंबर्स इतने स्ट्रांग थे। 31% इनका मुनाफा बढ़ा, 762 करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया और अनुमान था बाजार का 664 करोड़ का। रेवेन्यूज की जो बात है वो 2.25% बढ़कर आए। बाजार मान रहा था कि रेवेन्यूज गिरकर आएंगे, लेकिन 2.25% बढ़कर आते हुए दिखे। इसी तरह से अबिड्डा में भी आप देखें तो गिरने का अनुमान था, 1114 करोड़ वाला 1073 रहने का अनुमान था, 1211 करोड़ पर इनका मुनाफा अबिड्डा आया, 8.8% बढ़कर। और मार्जिन जो कि 20 बेसिस पॉइंट घटकर 11.8 रहने का अनुमान था, 80 बेसिस पॉइंट बढ़कर 12.8% पर पहुंच गए। 12% का बेस था और बेस से और जिस तरह के नंबर्स इन्होंने मार्जिन पे रिपोर्ट किए हैं वो तो अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा मूव आना लाजमी था और बाजार में रिकवरी ने भी साथ दे दिया। तो अशोक लेलैंड में मैम जो आज का मूव बना है कितना सस्टेनेबल है? क्या इसमें फ्रेश खरीदारी के मूव्स भी बन सकते हैं? संदीप जी, करंट लेवल्स पर मैं एडवाइस नहीं दूंगी। हमने ऑलरेडी इसको एक रेजिस्टेंस था इसका 220 का, उसको टेस्ट करते हुए देखा। इवन तो स्टॉक हैज गिवन अ क्लोजिंग अबव इट्स 200-day EMA, बट स्टिल मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिप दोबारा मिलेगा इसमें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल थोड़ा वेट करें। इसमें डिप्स मिले टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 200। बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है 200 के लेवल्स पर, वहां पर एंट्री की जा सकती है। बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 184 ऑन द डाउन साइड एंड हायर साइड में 235 से 240 तक के नियर टर्म में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट सिंस इट हैज हिट अ स्ट्रॉन्ग हर्डल एट 220 लेवल, सो थोड़ा सा वेट करें, दोबारा से डिप्स मिलेंगे, वहां बाइंग की एडवाइस रहेगी। अभी ना खरीदें अशोक लेलैंड को, डिप्स पे खरीदारी करें। और जिनके पास है वो 184 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जिनके पास है मैम उनके लिए भी स्टॉप लॉस सेम है 184 का ही। बिल्कुल संदीप जी, 184 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें
और 220 के ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी अपसाइड जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, परफेक्ट है मैम। एक एचएएल पे भी आपका व्यू दे दीजिए। एचएएल में आज हमने देखा जो ड्रॉप आया था वो 3470 रुपए तक आ गया था जब बाजार में गिरावट थी। वहां से रिकवरी लेकर स्टॉक आज बंद हुआ 3600 रुपए के आसपास, हालांकि 3640 के आसपास खुला था। 3660 तक इसका हाई आज हमने बनता हुआ दिखा। नंबर्स आए थे और एक इम्पैक्ट ये भी था कि कुछ नेवी चीफ जो हैं हमारे, उनकी ओर से भी एक बयान आया, कुछ एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है उसमें डिले हो रहा है, तो उसको उन्होंने नाराजगी जाहिर करी, उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पे था। हालांकि नंबर्स इनके ठीक ठाक थे। रेवेन्यू और मुनाफा 14% के आसपास ग्रो किया, बिड्डा 17% बढ़कर आया और मार्जिन में भी हमने अपटिक देखा आधे % के आसपास का। तो नंबर्स उतने खराब नहीं थे, लेकिन वो जो खबर थी कि नेवी चीफ ने एक नाराजगी जाहिर की है डिलीवरीज को लेकर, उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे था। स्टॉक रिकवर तो हो गया मैम, 3600 रुपए के आसपास आ गए, नंबर्स भी ठीक ठाक आ गए। क्या चार्ट में रिकवरी दिख रही है क्या? संदीप जी, थोड़ा बेस बिल्डिंग ज़रूर दिख रही है। लास्ट ईयर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स और अभी अगर हम रिजल्ट्स भी देखें थर्ड क्वार्टर के, सो 14% इनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है और इसके साथ साथ इनकी जेट एयरक्राफ्ट की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है स्टॉक कैन रिकवर ग्रेजुअली। एज अ डिस्क्लोजर वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। थोड़ा सा बेस बिल्डिंग हो रही है, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहेगा बिकॉज लास्ट ईयर की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इस स्टॉक में ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ इसमें भी हमने करेक्शन आते हुए देखी है। सो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हमने हाई लेवल से आते हुए देखी है बिकॉज लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट येस, चार्ट्स पे अगर देखें तो 3450 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। जब तक ये होल्ड कर रहा है इसमें बाइंग की जा सकती है। बट येस, अगर हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात करें तो जब तक ये 4050 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बट इस स्टॉक पे भरोसा रहेगा। इट हैज गिवन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लास्ट ईयर। मुझे लगता है इस साल भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट ग्रेजुअल वे में बाइंग करें, स्टैगर्ड वे में ही बाइंग करें और थोड़ा सा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट भी जल्दी बुक करें। बहुत लॉन्गर टर्म के लिए अभी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी। एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 4350 टू 4480 लेवल्स। सो 4480 के आसपास मेरी एडवाइस रहेगी, जरूर इस स्टॉक में से बुक करें और एक बार एग्जिट करें। दोबारा से लोअर लेवल्स मिलेंगे एंट्री करने के लिए। ठीक है, 4000 पार होने पर प्लीज। मैं दोबारा से स्टॉप लॉस भी रिपीट करना चाहूंगी। 3420 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर आप करंट लेवल्स पे बाय कर रहे हैं और अगर आप 4050 के आसपास बाइंग करते हैं, जो एक इसका नियर टर्म हर्डल रहेगा, उसके ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3790। परफेक्ट है मैम। तो 4350, 4480 ये ऊपर में टारगेट है। 4480 अगर आपको मिलता है, आप खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पे इस लेवल पर आप प्रॉफिट भी जरूर बुक कीजिएगा। 4000 पार होने पर स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 3420 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। अगर आप 4050 के आसपास खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस का लेवल आपको अकॉर्डिंगली सेट करना होगा, जैसा आपको सुगंधा मैम ने बताया भी है। एक और पीएसयू नेम ही है मैम, पीएफसी। इसके भी नतीजे आए और नतीजों के बाद शेयर में हमने काफी अच्छी रिकवरी बनती हुई देखी। इनफैक्ट पॉजिटिव गेन्स के साथ आधे % की मजबूती के साथ पीएफसी का शेयर बंद होता हुआ दिखा, क्योंकि इनके नंबर्स जो आए हैं वो वैसे तो मिक्स बैग हैं, क्योंकि मुनाफा 23% बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% की ग्रोथ थी, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों कम होते हुए दिखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हल्का डिप था उसमें, लेकिन जो लोन ग्रोथ आई वो 10% की आई, हालांकि जो गाइडेंस इनका है वो 14% का है। ये जरूर एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन ओवरऑल नंबर्स तो फिलहाल ठीक नजर आ रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। मुनाफा जो 23% बढ़कर आया, तो स्टॉक ने भी रिकवरी दिखाई है मैम। वॉलेटाइल था जरूर, जैसे बाजार वॉलेटाइल था। 377 के आसपास पीएफसी में, जिसको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, आ गया है मौका, क्योंकि 580 का लो देखा है जिसने, उसके लिए तो ये लेवल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। करीब 200 रुपए नीचे मिल रहा है। संदीप जी, अभी भी थोड़ा सा और रुक जाए। इसमें 355 357 के आसपास एक एंट्री के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। मुझे लग रहा है इस मंथ मेटल स्टॉक्स एंड पीएसयू स्टॉक्स कैन डू वेल। सो यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी को भी फायदा मिल सकता है। थोड़ा सा और वेट करें। 355 357 पे बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे 325, टारगेट्स रहेंगे 420 ऑन द हायर साइड। सो थोड़ा सा और वेट और बाइंग की जा सकती है। टारगेट 420 और स्टॉप लॉस 325 जी। ओके मैम, एक टीटागढ़ रेल पे भी आपका व्यू दे दीजिए। आज सुबह खबर थी टीटागढ़ वैगन को लेकर कि इनको ऑर्डर मिला है एसीसी अंबुजा से, और दिन के दौरान खबर आई कि टीटागढ़ रेल को भी ऑर्डर मिला है एसीसी अंबुजा से 537 करोड़ रुपए का। इस खबर के चलते और बाजार में रिकवरी के दम पर ये स्टॉक तो 0.25% ऊपर बंद हुआ।
845 का लेवल स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक करेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है मैम, 1800-1900 से करेक्ट होता हुआ ये 850 रुपए के आसपास आया। पूरा जो रेलवे पैक में करेक्शन आया है उसके साथ साथ ये गिरा है। कोई फंडामेंटली ऐसी खबर नहीं आई है नेगेटिव जिस वजह से स्टॉक इतना गिर गया है, लेकिन जो पूरे बाजार में करेक्शन हुआ है, क्या इसका करेक्शन पूरा हो चुका है? बॉटम लग गया है स्टॉक का? लार्जली ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी रिकवरी के चांसेस हैं। इसमें कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, पर बजट में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि रेलवे सेक्टर के लिए बहुत हाई एलोकेशन करेंगी गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से हमने बजट के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, और ब्रॉडर इंडाइसेस में भी जिस तरीके से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, स्टॉक हैज़ ऑल्सो फॉलन इन टैंडम विद दैट। यहाँ 800 के लेवल्स पर एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। 800 से 785 का एक जोन है जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से कुछ रिकवरी के चांसेस हैं। संदीप जी, मैं बार बार यही मेंटेन करूंगी कि कुछ रिकवरी के चांसेस हैं, ब्रॉडर मार्केट अभी बुलिश नहीं है। यस, रिकवरी के लिए जरूर बाइंग की जा सकती है। इनफैक्ट करंट लेवल्स पे भी इसमें बाइंग की जा सकती है, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट्स सपोर्ट एरिया। 765 का स्टॉप लॉस रखें एंड आप 830 825 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। हायर साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 960। अगर 960 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 1020 तक की भी मूव देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा अभी प्राइसेस एक अच्छी रिकवरी दिखा पाएंगे, बिकॉज हायर लेवल पे वी हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड। अभी नियर टर्म के लिए 1020 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। 960 और 1020 और स्टॉप लॉस मैम? 765 का स्टॉप लॉस रखें संदीप जी। इसमें 820 से 830 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 765 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अच्छा, एक और रेलवे स्टॉक ही है जो कि अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इरकॉन इंटरनेशनल का। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, नंबर्स उतने बुरे नहीं थे जितना रिएक्शन स्टॉक ने दिखाया। एक समय स्टॉक का 9% भी नीचे गिर गया था, 160 का लेवल भी टूट गया था, 5.5% नीचे 170 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। तो रिकवरी जरूर हुई, उसके बावजूद भी 5.5% नीचे ही बंद हुआ, क्योंकि मुनाफा 24% गिरकर आया और रेवेन्यू में भी 10.6% का ड्रॉप था। तो मुनाफा नीचे आ गया, उसको तो बाजार किसी तरह से शायद फैक्टर इन कर लेता, लेकिन रेवेन्यू भी नीचे आ रहा है, वो शायद एक ज्यादा कंसर्न की बात है। और जिस तरह का रनअप हमने इन स्टॉक्स में देखा है पूरे रेलवे या फिर पीएसयू स्टॉक्स में, बहुत ज्यादा इनके वैल्यूएशन कैचअप की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इनका जो ईपीएस है। और ईपीएस अगर नीचे आ जाता है, मुनाफा नीचे आ जाता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है पिटाई होना लाजमी है। इरकॉन में रिकवरी पर कितना बेट किया जाए मैम? संदीप जी, मुझे इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। आई वुड रादर सजेस्ट टू अवॉइड दिस स्टॉक। अगर आप कंपल्सिव बाइंग करना भी चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज रहेगा ये स्टॉक। इसमें हायर लेवल्स पे बहुत ज्यादा हर्डल्स नजर आ रहे हैं। इट्स होल्डिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी है वो भी इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में फर्दर भी फॉल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 140। आई वुड सजेस्ट कि इसमें अभी बाइंग को अवॉइड करें। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 129 का जो काफी डीप रहेगा, एक 129 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इस स्टॉक में मुझे लग रहा है और पेन अभी बची है। थोड़ी रिकवरी जरूर आ सकती है, बट वो रिकवरी मुझे नहीं लग रहा कि सस्टेनेबल होगी। एक रिकवरी की रैली मुझे लग रहा है 190 तक भी आ सकती है, but then I don't think that will sustain. Rally is likely to fizzle out, and eventually this stock will drift down towards 140 odd levels. ओके, ठीक है मैम। वोडाफोन आइडिया, इसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, घाटा कम होता हुआ दिखा, रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA भी बढ़ा, मार्जिन्स में भी हमने जंप देखा 60 बेसिस पॉइंट का, आरपू में भी 4.25% का अपमूव था, 166 वाला 173 पर आ गया, लेकिन स्टॉक फिर भी गिरकर ही बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से वोडाफोन आइडिया पर व्यू दे दीजिए, फिर मैं इन्फ्लेशन के नंबर्स आपसे डिस्कस करता हूँ। संदीप जी, वन ऑफ आवर प्रीवियस शोज मैंने इसमें 8 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दी थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 6.6 और 11 तक के टारगेट्स दिए थे। इस स्टॉक ने एक अच्छा जंप जरूर दिखाया 10.40 ऑड लेवल्स तक, बट 11 के लेवल्स को नहीं टेस्ट कर पाया। एज अ डिस्क्लोजर वी हैड ऑल्सो रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, बट अभी दोबारा से कंसोलिडेशन फेज में चला गया बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर है। बट मुझे लग रहा है दोबारा से इसमें 7.8 के आसपास बाइंग इमर्ज होगी। जो होल्ड कर रहे हैं वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 7 ऑन द डाउनसाइड एंड कंटिन्यू होल्डिंग। और अगर आप चाहें तो थोड़े से लोअर लेवल्स मिलते हैं 7.8 के आसपास, इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। एंड दोबारा से वही टारगेट रहेंगे 11 तक के। 11 से ऊपर मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक अभी नियर टर्म में सस्टेन कर पाएगा। ओके, इस बीच महंगाई के नंबर आ चुके हैं। जनवरी महीने का जो महंगाई का नंबर आया उसमें और डिप देखने को मिला है। 5 महीने के निचले स्तर पर जो महंगाई का आंकड़ा है वो आ रहा है
4.31% पर 4.31% पर महंगाई का नंबर आया है, जो कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर में 5.22% था। 5.25% से ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास हमारी जो महंगाई है वो आती हुई दिखी है। फूड प्राइसेस मॉडरेट हुए हैं, यानी कि खाद्य महंगाई में कमी आई है, जिस वजह से रिटेल महंगाई के जो नंबर्स हैं वो नीचे की तरफ आते हुए दिखे। और इनफैक्ट उससे पहले यानी कि अगर हम नवंबर में देखें तो आई थिंक 6.25% जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है 2 से 6% का, उसके भी ऊपर महंगाई चली गई थी और 6% से 5.25% आई। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये जो नंबर है आ गया है 4.3% पर। तो अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है और 5 महीने के निचले स्तर पर जो रिटेल महंगाई का नंबर है वो इनफैक्ट आता हुआ दिखा है। मैम, आपका रिएक्शन महंगाई के नंबर्स पर? आप तो आंकड़ों को बहुत कीनली वॉच करती हैं, क्योंकि आप तो कमोडिटी मार्केट्स को भी काफी एक्सटेंसिवली ट्रैक करती हैं। इस नंबर के क्या मायने हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए? बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की 4.6% और 4.3% एक बहुत इनकरेजिंग फिगर है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से भी बेटर आए हैं रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स। सो इससे काफ़ी ज़्यादा आरबीआई को हेडरूम मिलता है टू कट रेट्स फर्दर। न्यू गवर्नर ने ऑलरेडी जो रेट कट का साइकिल है उसको इनिशिएट किया है, और मुझे लगता है इससे फर्दर 50 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है हो सकते हैं, नॉट जस्ट इन वन गो, बट मुझे लग रहा है अगली 2 मीटिंग्स में 25 बेसिस पॉइंट ईच के रेट कट्स हो सकते हैं। सो ये पॉजिटिव फिगर रहेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, और इससे मुझे लग रहा है हाँ, मार्केट्स में भी सेंटिमेंट्स कुछ हद तक इंप्रूव होंगे। सो वी कैन व्यू दिस एज अ वेरी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग फिगर। और इससे रुपी को भी मुझे लगता है काफी हद तक फायदा मिलेगा। रुपी में हमने ऑलरेडी क्लोज टू 88 मार्क से 86.30 तक के लेवल तक की रिकवरी आते हुए देखी है। आई थिंक दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द इंडियन रुपी एज वेल। ओके, तो इसका मैम फिर आप बैंकिंग स्टॉक्स पर या फिर जो बाकी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उस पर कैसा असर देखती हैं? डेफिनेटली संदीप जी, इससे रेट कट की बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, इससे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर भी मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो निफ्टी बैंक हैड आउट परफॉर्म निफ्टी। सो मुझे लग रहा है इससे ऑटो और रिटेल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम आते हुए देख सकते हैं। तो आज मैम देखा था हमने कि रियल्टी और ऑटो गिरते हुए दिखे थे दोनों इंडेक्स, तो कल क्या पॉजिटिविटी की उम्मीद करके चलें? वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है, कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि कल इमीडिएटली हम एक इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे, बट येस मुझे लगता है मार्केट्स इस नंबर्स पे काफी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती हैं। बट येस वी आल्सो हैव टू सी यूएस इन्फ्लेशन डेटा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स का हमारी मार्केट्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। अगर यूएस सीपीआई के नंबर्स भी इंकरेजिंग आते हैं, जो लास्ट मंथ 2.9% थे, जो स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस थे सीपीआई के नंबर्स, पर वहां पर भी कुछ इंप्रूवमेंट हम आते हुए देखते हैं, तो डेफिनेटली उससे डॉलर इंडेक्स पे कुछ हद तक दबाव देखने को मिलेगा और हमारी मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव रहेगा वो। सो दोनों फिगर्स को देखना थोड़ा सा जरूरी है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी द ग्लोबल क्यूज एज वेल। बट डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव नजर आ रही है एक फैक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है, क्योंकि महंगाई कम हुई तो उससे रेट सेंसिटिव शेयरों में जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चाहे वो ऑटोस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी जरूर बनती हुई दिख सकती है, इन एंटिसिपेशन की आरबीआई के पास अब कुछ रूम बनेगा और रेट कट करने के लिए 1.25% की जो कटौती ऑलरेडी हो चुकी है आरबीआई की ओर से पिछले शुक्रवार की जहां तक बात है, तो अब आने वाली पॉलिसीज में 1.25% के 2 और रेट कट्स की जो गुंजाइश है वो बन रही है। तो 0.5% की कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जो रेपो रेट में कटौती है वो शायद पास ऑन की जा सकती है आरबीआई की ओर से। जो हमारे लोग हैं भारत के, जो कि महंगे लोन से जूझ रहे हैं, जिनकी ईएमआईज काफी ज्यादा है, ब्याज का जो खर्च है उनके ऊपर काफी बोझ काफी ज्यादा है, तो उससे राहत देने के लिए जरूर एक 0.5% के आसपास की और कटौती रेपो रेट में आने वाली कुछ पॉलिसीज में 1.25% के आसपास 2 बार में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि कल बाजार में काम करता हुआ दिखेगा। आज वैसे भी हमने जो एसटीसीजी की दरें नहीं बढ़ी है न्यू इनकम टैक्स बिल में, उसके ऊपर रिएक्शन दिया, और कल हो सकता है कि सीपीआई महंगाई का जो आंकड़ा है उसके ऊपर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखे। अब इंपॉर्टेंट ये देखना है कि सीपीआई नंबर्स जो हैं वो यूएस के भी आने हैं आज शाम को, वहां पे किस तरह का इम्पैक्ट आता है। 2.9% पर महंगाई का आंकड़ा वहां पे रहने का अनुमान है, वहां से क्या रुझान बनता है, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत आते हैं,
उस पर भी फोकस करना होगा। हम सुबह बातचीत करेंगे, शौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे ही, उनसे जानेंगे ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। सुबह आप हमारे साथ जुड़िएगा, 8:30 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं ओपनिंग बज में, और पूरा जो ग्लोबल पिक्चर है वो भी आपके सामने रखते हैं। FIS के जो आंकड़े हैं उन पर भी बातचीत करेंगे, और बाजार का दिन भर का एक्शन तो आपके लिए हम लेकर आते ही हैं। इसके साथ साथ खबरों वाले शेयर और जहाँ पे ब्रोकर्स का रुझान है, नतीजों का इम्पैक्ट है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। मैम, हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे, उस पर आपने अपनी राय दे दी। एक बार सुजलॉन पे भी अपना टेक दे दीजिए। सुजलॉन में 28 जनवरी को ही शाम को जब आप हमारे साथ जुड़ी थी तब इसके नंबर्स आए थे मैम, और उसके बाद से स्टॉक ने आई थिंक 48 रुपए से लेकर 61 रुपए की एक तरफा चाल चली, और उसके बाद पूरे जो गेन्स है स्टॉक अपने गवा चुका है, जो कि नतीजों के बाद बने थे। और अब आप आज अगर आप देखेंगे तो 49 रुपए 5 पैसे का लो है जो कि इसने इंटरडे में टच किया। उसके बाद जरूर स्टॉक में हमने लोअर लेवल से रिकवरी बनती हुई दिखी, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो 61 रुपए का जो रिजल्ट्स के बाद हाई लगा था, वहां से तो स्टॉक आपको काफी नीचे नजर आएगा। आज की मैं क्लोजिंग आपके सामने रख देता हूँ, वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिला। 52 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। लो लेवल से रिकवरी बहुत शानदार हुई। इस रिकवरी पर बेट किया जाए क्या सुजलॉन की? जी संदीप जी, अगर हम लास्ट शो की भी बात करें तब भी मैंने 47 पे एक सपोर्ट की बात की थी। हमने 60 तक के ही टारगेट्स दिए थे, वो अचीव हुए हैं। बट अगर हम सपोर्ट लेवल की तरफ रुक करें तो सपोर्ट लेवल अभी भी इंटैक्ट है, इवन दो हमने काफ़ी करेक्शन आते हुए देखी हाई लेवल से, इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट्स। बट वहीं देखें तो जब तक 47 का लेवल इसमें इंटैक्ट है, दोबारा से रिकवरी के चांसेस बनते हैं। बट यस, मैं ये मेंटेन जरूर करूंगी कि अभी करंट लेवल पर इसमें दोबारा से एंट्री अभी ना करें। 54 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम दोबारा से देखने को मिल सकता है। सो लेट इट क्रॉस दिस हर्डल ऑफ 54 एंड देन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशंस। कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 47 अगेन, एंड दोबारा से आपको 62 से 63 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई जस्ट रिवाइज द टारगेट्स नाउ। सो 63 तक की मुझे लग रहा है इसमें एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकती है, बट द कैविएट इज लेट इट सस्टेन अबव 54 लेवल्स, उसके ऊपर ही आप बाइंग करें। अच्छा, तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस क्या होगा? 63 का टारगेट तो आपने दे दिया, 54 के ऊपर स्टॉप लॉस अभी भी संदीप जी 47 का ही रहेगा, बिकॉज इसमें 47 के लेवल्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो वी हैव टू कीप दिस स्टॉप लॉस ओनली, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 47 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है मैम, आपने लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा भी कि hyundai मोटर इंडिया, इस पर आपने अपना व्यू शेयर किया था। 1650 के आसपास था आई थिंक, अभी भी आज 2% गिरा है, लेकिन 1800 रुपए के आसपास ये बंद हुआ। आज तो 1900 के आसपास का इसने हाई टच किया था। क्यों? क्योंकि खबर ये थी कि MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में स्टॉक का शामिल होता हुआ दिखा। 28 फरवरी की क्लोजिंग से सारे ये बदलाव लागू होने हैं, और MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने की जो खबर आई थी उस वजह से शुरुआती कुछ मिनटों में हमने इसमें 2.5% का अप मूव भी बनता हुआ दिखा था। यही कारण था कि ये 1900 तक चला गया था। हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के बाद 1800 रुपए पर स्टॉक बंद हुआ है। अब क्या करना है मैम hyundai मोटर इंडिया में? क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश बचती है? नहीं संदीप जी, मैं कहूँगी कि अब इस लेवल्स पे इसको अवॉइड करें, बिकॉज जो न्यूज़ थी उसको ऑलरेडी प्राइसेस ने डिस्काउंट कर लिया है, और हमने एक अच्छी मूव लोअर लेवल से ऑलरेडी आते हुए देखी है। सो आई थिंक अभी प्रॉफिट बुक करें, अगर आपके पास आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो इसमें दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे, तब आप एंट्री का प्लान कर सकते हैं। सो मुझे लग रहा है अभी स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। हाई लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1935 1940 के लेवल्स पर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मुझे लग रहा है इसमें प्रेशर ही बना रहेगा। ओनली इन केस 1950 इज ब्रीच्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम आएगा। बट अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू स्लिप टुवर्ड्स 1730 टू 1720 और लेवल्स। वहां पर आप दोबारा बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे अवॉइड करें। ठीक है, ओके मैम, एक ग्रेफाइट इंडिया का भी चार्ट देख लीजिए, क्योंकि आज इसके नंबर्स का रिएक्शन था। ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, रेवेन्यू भी 24% गिरा। हालांकि जो EBITDA घाटा है वो जरूर कम होता हुआ दिखा। एक समय स्टॉक का 402 रुपए तक भी फिसल गया था, जो नीजक रिएक्शन आया था नंबर्स का। हालांकि क्लोजिंग 440 रुपए के आसपास हुई, 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ था। इसकी रिकवरी के ऊपर फोकस करें, या नंबर्स खराब आए उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा है उस पर ज्यादा ध्यान दें? संदीप जी, नंबर्स खराब आए हैं, उसके बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 457 का, उसको भी ब्रेक किया, एंड इट हैज क्लोज्ड बिलो इट्स की 200 डे मूविंग एवरेज। बट स्टिल मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राबैट स्टिल लेना चाहूंगी, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। बट आई एम हैविंग अ सेंस कि इस स्टॉक में लोअर लेवल से कुछ हद तक रिजेक्शन आते हुए देखी है, सो विच इज इंडिकेटिंग कि थोड़ी लोअर लेवल्स पर बाइंग आ रही है। सो शॉर्टर टर्म में थोड़ी रिकवरी आएगी इसमें। सो अगर एग्रेसिव आप बाइंग करना चाहें तो आप इसमें 420 के आसपास बाइंग
कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 390 और इसमें आपको टारगेट्स हायर साइड पे मिल सकते हैं 485 तक के। बट यस 485 पे इसको एग्जिट करें बिकॉज हाई लेवल से इसमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो एज एन एग्रेसिव बेट आप 420 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में टारगेट आपने बताया 495 480 85 तक के टारगेट्स रहेंगे इसमें। 480 85 तक के टारगेट्स के लिए इसमें आप खरीदिए 420 के आसपास 390 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आज पटेल इंजीनियरिंग के नंबर्स भी आए, 17% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 13% बढ़ा, अबिडा में 29% की हमने ग्रोथ देखी, मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 2% के आसपास का हमने जंप इस कंपनी में आता हुआ देखा। जो क्लोजिंग हुई वो इनफैक्ट अच्छी हुई क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। 3.5% चढ़कर स्टॉक 45 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। दिन के दौरान 47.5 का लेवल भी पार हो गया था। पटेल इंजीनियरिंग में मैम ये जो आज का अपमूव है क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट में? संदीप जी नंबर्स पॉजिटिव रहे हैं और अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की भी बात करें तो लोअर लेवल से कुछ हद तक रिकवरी भी देखने को मिली है। सो 42.5 मार्क इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट ऑन अ वीकली बेसिस। सो अगर हम वीकली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो दिस स्टॉक कैन डू वेल इन कमिंग डेज। इसमें आपको 44 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 41.80 आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हाई साइड पे आपको 50 से 51 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज लुकिंग स्लाइटली कंस्ट्रक्टिव और एक अच्छी पुल बैक की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में इमर्ज हो सकती है। यू कैन कंसिडर दिस फॉर बाइंग ऑन स्मॉल डिप्स। मैम जो रिकवरी हुई मार्केट में उसमें जितने भी ये मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं, चाहे वो कैम्स हुआ, सीडीएसएल हुआ, केफिन टेक हुआ, बीएससी फॉर दैट मैटर, वो भी 3% ऊपर बंद हुआ। सीडीएसएल लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी के साथ बंद हुआ, 1170 के नीचे चला गया था, 1235 पे बंद हुआ। कैम्स तो 4% ऊपर था। केफिन टेक का आज के सेशन में 1000 रुपए के नीचे फिसल गया था, 922 तक इनफैक्ट इसने लो भी टच किया। क्लोजिंग 1000 रुपए के लेवल्स पर एग्जैक्ट इसमें आती हुई दिखी है। ये जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं इनमें हम देख रहे हैं कि बाजार जिस तरह से रिकवर करता है वैसे वैसे इनमें भी एक्शन उसी तरह से देखने को मिलता है। कैसे अप्रोच किया जाए इनको मैम? जब बाजार गिरता है तो बहुत तेज गिरते हैं और जब बाजार ऊपर आता है तो उसमें रिकवरी भी बहुत तेज आती है। इन 3-4 शेयरों पर आपका क्या व्यू है? जी इस सेक्टर में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे गेन्स भी देखने को मिले हैं बट देन दे हैव बीन वेरी वॉलेटाइल एज वेल। अगर हम कैम्स को देखें, सीडीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स के फिनटेक की मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में हमने काफ़ी ज़्यादा उठापटक आते हुए देखी है बट यस ब्रॉडर परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रही है। सो अगर हम स्पेशली के फिनटेक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आज अगर हम इस हफ्ते देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉसेज हमने आते हुए देखे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18.5% के इस हफ्ते ही हमने लॉसेज आते हुए देखी। बट वहीं अगर लोअर लेवल से देखिए तो 925 के लेवल पर वीकली चार्ज पर एक सपोर्ट भी इमर्ज हो रहा है। सो थोड़ी बाइंग इसमें जरूर देखने को मिल सकती है एंड वी कैन सी अ रिवाइवल इन दिस स्टॉक टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1180। सो 920 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में 965 955 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 920 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और आपको 1180 से 1200 तक के लेवल्स हाई साइड में दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो ये नजरिया रहेगा 1 से 1.5 महीने तक का। ओके ठीक है। एक मैम प्रिंस पाइप्स पे आपका व्यू दे दीजिए। इसके नंबर्स आए, घाटा आ गया, स्टॉक में एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिला। फिर मैं दर्शकों के सवाल जो हैं वो भी आपके सामने रखूंगा जिससे स्टॉक हम इंक्लूड कर पाए। इसके नंबर्स डिसमल थे मैम। 14% स्टॉक गिर गया, 300 रुपए के नीचे जाकर बंद हुआ। इनफैक्ट दिन के दौरान इसने 290 रुपए 90 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया क्योंकि ये मुनाफे से घाटे में आ गई। रेवेन्यू भी 6% 6.5% गिरे हैं। अबिडा में तो 96% का ड्रॉप था, 76 करोड़ वाला 3 करोड़ पर रह गया। तो नंबर्स बहुत खराब आए हैं। चार्ट्स क्या बता रहे हैं इसके? स्लिप टू अ 4-year लो और नंबर्स का भी इम्पैक्ट दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में जो सेल ऑफ है वो भी है और हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी है। सो अभी ये स्टॉक कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा बट यस थोड़ा पुल बैक जरूर आएगा। बट मैं यही सजेशन दूंगी कि इसमें फ्रेश बाइंग ना करें। इवन दो पुल बैक आता है तो रादर इसमें थोड़ा एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना चाहिए। इनफैक्ट इसमें जिस तरीके से स्टीप सेल ऑफ देखने को मिला है उसी तरीके से एक शार्प रिबाउंड भी आ सकता है बट आई वुड स्टिल मेंटेन कि स्टॉक में अभी बाइंग के लिए एडवाइजेबल नहीं है। रादर 480 490 के लेवल्स मिले तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो थोड़ा इसमें से एग्जिट करें। ये स्टॉक कहीं से भी कंस्ट्रक्टिव नजर नहीं आ रहा, इट्स जस्ट दैट ओवरसोल्ड है। तो थोड़ी रिकवरी आएगी। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 280 से 240 का जो एक जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। इस लेवल पे आकर मार्केट कुछ हद तक सपोर्ट ले सकती है बट हाई लेवल्स पे प्राइसेस कैप रहेंगे। एक रिकवरी आएगी, वहां से दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक जरूर आ सकता है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा हाई लेवल्स पर। ये राय फिलहाल प्रिंस पाइप्स को लेकर आ रही है, जहाँ पे नंबर्स बहुत ही डिस्मल आते हुए दिखे हैं। मैम, वनीता गुप्ता जी का सवाल है जस्ट डायल को लेकर और भारत फोर्स को लेकर, पूछ रही हैं कि इसमें पुल बैक का लेवल क्या हो सकता है। See, Sandeep ji, stock has closed below its 200-day moving average, बट वहीं अगर हम देखें तो कुछ हद तक इसमें ज़रूर एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। 800, 805 जो इनफैक्ट इसकी रीसेंट लोज रहे हैं, वहां पर हम एक सपोर्ट भी इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। द स्टॉक नीड्स टू सस्टेन अबव 940 लेवल, सभी इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो अभी नियर टर्म में देखें तो 940 तक की रिकवरी इसमें ज़रूर आ सकती है। सो अगर आप चाहें तो थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं इसमें, बट बहुत ज्यादा गेन्स अभी देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली अ रिकवरी टुवर्ड्स 940 और लेवल्स। डाउन साइड में मेरी एडवाइस रहेगी 765 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर रखें, बिकॉज अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 765। आप चाहें तो 820 के आसपास इसमें थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं। 940 के आसपास का जो एक रिकवरी का मूव एक्सपेक्टेड है, वहां पर बेटर रहेगा एक बार थोड़ा एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट जरूर करें। और भारत फोर्ज भारत फोर्ज में कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रहेगा। अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर जिस तरीके से प्ले आउट कर रहा है, वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 1050। इनफैक्ट अगर आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकें तो 1050 पे इसका वीकली अगर हम देखें तो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी इमर्ज हो रहा है, and it is likely to see a good pullback from current levels. We can see a pullback towards level of around 1250. 1250 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, वहां तक का इसमें पुलबैक काफी हाईली एक्सपेक्टेड है। बट यस, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है 1050 का, सो कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1035 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। यू विल सी अ रिकवरी टुवर्ड्स 1245 लेवल्स। तो मैम, ये ना पिछले कुछ दिनों से जैसे बाजार में गिरावट आई है या फिर एफआईएस की बिकवाली हावी हुई, लोगों के पोर्टफोलियो में हमने लाल निशान घाटे देखे हैं। काफी सारे लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और एक और ऐसा ही हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब तक गोल्ड नीचे है तब तक बाजार ऊपर नहीं जा सकता है। आज एक अलग तरह का व्यू आया, देखिए ये व्यू है समीर सिंह जी का। वो दूसरे लोगों को, दूसरे जो दर्शक हैं उनको ये रिकमेंडेशन देखिए दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा शेयर खरीदें जिसमें एफआईएस की हिस्सेदारी कम हो। सेजिलिटी इंडिया का शेयर बाय करिए, फंडामेंटल्स अच्छा है, 1 करोड़ वॉल्यूम भी 1 करोड़ से ज्यादा है, शेयर हाई पर ही बंद होता है। तो सेजिलिटी इंडिया, बात तो उनकी सही, आज भी डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ है। इनका जो वक्तव्य है मैम, क्या ये सही है? फंडामेंटल अच्छे हैं कह रहे हैं, शेयर में वॉल्यूम काफी अच्छा होता है, एफआईएस की हिस्सेदारी कम है। तो क्या एफआईएस की जहां पे कम हिस्सेदारी है या फिर जहां पे उनका रुझान कम है, उन्हीं स्टॉक्स पे अभी फोकस करना चाहिए? नहीं है संदीप जी, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसमें एक और पार्ट को ऐड करना चाहूंगी। दो ही इज पार्शली राइट, बट अगर आप देखेंगे एफआईएस ने लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है, बट स्टिल लार्ज कैप्स काफ़ी एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ रुझान रखते हैं, बट वहीं एफआईएस की बाइंग नॉर्मली लार्ज कैप्स में ही होती है, और लार्ज कैप्स में ही उन्होंने लॉक स्टॉक एंड बैरल की तरह वहाँ पे सेलिंग की है, और इसी वजह से मार्केट्स पे हमने काफ़ी डाउन आते हुए देखी है। बट मुझे अभी भी लगता है कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ये जिस तरीके से हमने रिटर्न्स आते हुए देखे, वो अभी भी वहां पर एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं। आई वुड नॉट नेम एनी पर्टिकुलर स्टॉक, बट ओवरऑल अगर हम बास्केट देखें ऑफ लार्ज कैप्स, वहां पर अभी भी बाइंग मुझे लगता है बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप, और इस साल मुझे लगता है लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म करेंगे। सो एफआईएस की इवन तो बाइंग आएगी भी, और उनका जो होल्डिंग है वो लार्ज कैप में बढ़ सकती है दोबारा से जब एफआईएस रिटर्न करेंगे। सो बट स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि जिस स्टॉक में एफआईएस की हिस्सेदारी कम हो वहीं बाइंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सो लार्ज कैप्स में अभी भी रुझान मुझे लगता है एक पॉजिटिव बन सकता है, इवन तो अभी थोड़ा ये देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेंड लेती है और कब तक संभलती है। बट ओवरऑल इस साल के लिए मैं ये मानती हूँ कि लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करेंगे। सो थोड़ा सा एक इस बात को मैं ऐड करना चाहूंगी। बट यस, अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया है, I would not contradict this because I'm not seen कि इसमें FIIs की पोजीशन कैसी है, so I would not like to comment on that. But yes, as a structure, अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो yes, there is a strong consolidation at levels of around 44-45. हमने भी इस स्टॉक में कुछ दिन पहले बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और इस स्टॉक में
अच्छी अपसाइड भी देखने को मिली है. स्टॉक इज ऑलरेडी रिट्रेस्ड फ्रॉम हायर लेवल्स, सो दिस सीम्स टू बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. जब तक 45 से 44 का लेवल इस स्टॉक में होल्ड कर रहा है, लोअर लेवल्स इसमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगे. और अगर 55 56 का लेवल इस स्टॉक में ब्रेक हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, द स्टॉक कैन सर्ज टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 68 to 70 एज वेल. सो मेरा भी इस स्टॉक में कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रहेगा. आप लोअर लेवल्स पर थोड़ी और बाइंग कर सकते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव व्यू है. सेजिलिटी इंडिया, मुझे याद है जब इसका इशू आया था तो 30 रुपए का इशू प्राइस था इसका. हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और अभी ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसका जो हाई इसने टच किया है वो 56 रुपए 40 पैसे का, और यही 55-56 अगर पार हो जाता है तो सुगंधा जी कह रही है कि इसमें और भी ज्यादा तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है. ये तो है ही एक स्टॉक जिसको लेकर काफी सवाल आते हैं. एक मैम टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर बहुत सवाल आते हैं. शालिनी गोयल जी का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ. हालांकि इनका एवरेज प्राइस बहुत ऊपर है, 1050 पे इन्होंने ले रखे हैं. स्टॉक 740 के आसपास बंद हुआ है आज, और इनफैक्ट इसमें हमने देखा है कि 725 रुपए के आसपास का लो लगा है. कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें 900 या फॉर दैट मैटर 850 का लेवल टूटेगा. इसमें तो 750 का लेवल भी टूट गया. 1050 पे जिसका एवरेज है मैम, आप इमेजिन कीजिए 300 रुपए पर शेयर का लॉस है. देख के ये लिया होगा कि 1400 वाला शेयर 1000 रुपए के आ गया, 1050 के आसपास आ गया, तो 350 रुपए नीचे है जो हाई बनाया इसने. लेकिन इतना नीचे आ जाएगा शायद ही कोई एक्सपेक्ट कर रहा था. संदीप जी, there was some technical issue because of which I could not hear you properly. but किस लेवल पे बाइंग है इनकी? 1050 पे मैम, और 300 रुपए पर शेयर का लॉस है. श्योर. सी संदीप जी, इस स्टॉक में कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नहीं बन रहा. कंसिस्टेंट हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है. अगर हम देखें सितंबर एंड से ही अगर हम देखें तो कंसेक्टिवली हमने इसमें सेलिंग प्रेशर ही आते हुए देखा है. वीक ऑन वीक बेसिस, एवरी वीक मोस्टली देखें तो सेल ऑफ ही देखने को मिला इस स्टॉक में. और 1100 के लेवल से कंसिस्टेंटली इट हैज बीन फॉलिंग. अगर ब्रॉडर मार्केट्स कुछ हद तक संभलती हैं तो ये स्टॉक भी कुछ हद तक रिवाइवल दिखा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा. 810 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो ही इसमें एडवाइस रहेगी कि थोड़ी बाइंग की आप एवरेजिंग का प्लान कर सकते हैं. अभी आई वुड सजेस्ट कि वेट करें. दिस स्टॉक इज नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ अ रिवाइवल, सो इट्स बेटर टू वेट. जब तक ये 810 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक अवॉइड करें फर्दर ऐड करना. इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं. मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें 695 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें एंड होल्ड ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लगता है थोड़ी रिकवरी जरूर आएगी जब तक 22,800 का लेवल होल्ड कर रहा है. सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो लाइकली टू सी सम रिकवरी आफ्टर द स्टीप सेल ऑफ, बट वेट टिल 810 ऑड लेवल्स. 810 पार होगा तो ही आप इसमें खरीदारी करें. उस केस में 695 का स्टॉप लॉस बताया ना मैम आपने? बिल्कुल. ठीक है, 695 रुपए का स्टॉप लॉस है. आप खरीदारी करें जब इसमें 810 820 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो अगर पार होते हुए नजर आते हैं तो ही आप इसमें कोई भी पोजीशन बना के चलें. अच्छा मैम, एक वीबीएल का शेयर है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड. आज सुबह न्यूज फ्लो भी था. 3-4 स्टॉक जो कि एमएससीआई इंडेक्स में जिनके वेटेज बढ़ते हुए दिखे हैं उसमें वीबीएल का भी एक नाम था. इंडसइंड बैंक था, वीबीएल था, टोरेंट फार्मा था, एक स्टॉक और था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. और स्टॉक आप देखिए 2.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप देखिए इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल था, उसका भी वेटेज बड़ा है. वरुण बेवरेजेस का भी बड़ा. वरुण बेवरेज 2.5% ऊपर बंद हुआ, लेकिन इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल था. कैसे आप इन दोनों शेयरों को बताएंगे, इनके जो अंतर आ रहा है? ये 1.5% इंडसइंड बैंक गिर गया जो. एफएमसीजी सेक्टर देखें तो मुझे संदीप जी कुछ रिवाइवल नजर आ रहा है. अगर मैं ग्रीन शूट्स की बात करूं तो मुझे मेटल इंडेक्स, पीएसयू स्टॉक्स और एफएमसीजी सेक्टर में इस मंथ एक डिसेंट रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं. इवन दो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, बिकॉज अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है. कब तक ये 22,800 का अगर ये लेवल होल्ड करता है, इफ वी सी हायर हाईएस्ट फॉर्मेशन इन मार्केट, देन ओनली वी वुड हैव अ वेरी कन्विंसिंग व्यू. बट येस, जिस तरीके से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया और जिस तरीके से सेक्टोरल इंडाइसेस को हमने देखा है, ये तीनों सेक्टर्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं. वरुण बेवरेजेस की भी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है. ये रिकवरी जो हमने आज के सेशन में आते हुए देखी, ऑलमोस्ट स्टॉक 2.72% अप बंद हुआ है. मुझे लग रहा है ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी. फर्स्ट इसके लेवल्स रहेंगे 565 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो 610 620 तक के लेवल इस स्टॉक में नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं. मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा जल्दी ही हो पाएगा.
जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है, डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 500-510 के आसपास इस स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, आई थिंक दिस स्टॉक कैन सी गुड रिकवरी ऑन द हायर साइड. Keep a stop loss of 500 on the downside and hold on to this stock अगर आप existing investor हैं. और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप 520 के आसपास इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं एंड हायर साइड पे आपको 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. 600-610 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. ओके, ये तो बात होगी शालिनी जी के सवाल की. अगली भी हमारी एक महिला दर्शक ही है मैम, और सरिता देवी जी का ये सवाल है. कह रही है, सर नमस्कार, वेदांता, जोमेटो, टाटा मोटर्स पर एवरेज करने का सही टाइम है क्या? प्लीज सजेस्ट मी. तो 3 स्टॉक्स मैम ये पूछ रही हैं. आई थिंक तीनों में इनको घाटा हो रहा है, तो पूछ रही हैं कि क्या एवरेज करने का ये सही समय है इन तीनों स्टॉक्स में? जी, मैं थोड़ा सा एक वरुण बेवरेजेस पे एक और ऐड करना चाहूँगी. अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 465 का स्टॉप लॉस रखें. अगर आप शॉर्टर टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 495 से 500 का स्टॉप लॉस रखें. बट अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू है, ये स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है. बट अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं तो 465 का स्टॉप लॉस रखें. देन वी कैन टेक अप द नेक्स्ट क्वेरी. संदीप जी, आप प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे. आई वाज जस्ट लुकिंग एट वरुण बेवरेजेस. हाँ, जोमेटो, टाटा मोटर्स और वेदांता, क्या इन तीनों स्टॉक्स में एवरेज करने का सही समय है? ये सरिता देवी जी का सवाल है. बिल्कुल संदीप जी, टाटा मोटर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पिछले साल अगर हम देखें, और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है. सो मुझे मेरी एडवाइस रहेगी, आप करंट लेवल्स और इनफैक्ट 675 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं. 620 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और आपको हायर साइड में फर्स्ट लेवल्स इसके रहेंगे 750. अगर 756 जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया है, 756 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको दोबारा से 850 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. सो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी आप स्टैगर्ड वे में यहाँ बाइंग कर सकते हैं. और अगर आप शॉर्टर टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप 620 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में 675 करंट लेवल्स पे भी इनफैक्ट एंट्री कर सकते हैं. दूसरी बात वेदांता की, जैसे कि संदीप जी मैंने पहले भी बहुत बार मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है अगले 6 महीने के लिए, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, ये हमने दिसंबर में भी बात की थी, इवन दो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने काफी करेक्शन आते हुए देखी है. बट मुझे लगता है मेटल सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक पिक रहेंगे. फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में मुझे लगता है मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. वेदांता इज अ गुड स्टॉक और डिविडेंड्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और आज की मेरी टॉपिक भी वेदांता है. सो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेश बाइंग की भी एडवाइस रहेगी. आई जस्ट स्टेट द लेवल्स एज वेल. सो वेदांता में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 410 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं. 370 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें एंड 475 से 480 तक के नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे. और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जैसे कि क्वेरी भी है, तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं. चाहें तो आप एवरेज भी कर सकते हैं. कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 370 एंड यू कैन एवरेज एट करंट लेवल्स और अराउंड 410 लेवल्स. ठीक है. और जोमेटो? जोमेटो पे भी संदीप जी हमने पिछली बार भी बाइंग दी थी. 180 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा. जोमेटो मुझे लग रहा है कि क्विक कॉमर्स का स्पेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जोमेटो में हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी है. बट यस, ओवरऑल इस स्टॉक में जब तक 180 का लेवल सस्टेन कर रहा है, इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक. 200 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं. 180 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड पे आपको 245 फर्स्ट एंड देन 260 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. अभी नियर टर्म में ऐसा नहीं लग रहा कि 260 का लेवल ये स्टॉक ब्रेक कर पाएगा. सो ओनली फॉर अ टारगेट ऑफ 240, 245 एंड 260. दीज आर 2 टारगेट लेवल्स फॉर जोमेटो ऑन द हायर साइड. बाइंग की एडवाइस रहेगी 200 के लेवल्स पर. ठीक है. 200 के आसपास मिले तो आप जोमेटो के शेयर में खरीदारी करके कर सकते हैं. मैम, आपने वेदांता बताया जो कि आपके पिक्स में शामिल है. और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रडार पर है वेदांता के अलावा? वेदांता के लेवल्स भी आपने बता दिए थे. मेरी सेकंड पिक रहेगी एसबीआई. एसबीआई में भी अगर हम देखें तो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट देन दिस स्टॉक कैन डू वेल इन कमिंग टाइम्स. एसबीआई में 710, 715 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं. स्टॉप लॉस रहेंगे 670, हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 780. इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी रिलायंस और टाटा मोटर्स की भी बात की. ये भी मुझे लगता है यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं. सो मेरी एडवाइस रहेगी थोड़ा सा लार्ज कैप्स की तरफ रुख रखें, वहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है. इवन द ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन आती भी है तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स जल्दी संभल जाएंगे, और आपको एक अच्छे रिटर्न्स भी मुझे लगता है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक्स में. बट अभी नजरिया बहुत लॉन्ग टर्म का ना रखें.
अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ओनली स्टैगर्ड वे में बाई करें, अदरवाइज दीज आर टारगेट्स ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि रिलायंस पे और टाटा मोटर्स में भी आपने बाय करने की राय दी है। तो आरआईएल को आपने कहा था कि आरआईएल को आप धीरे धीरे खरीदिए। 1170 रुपये का, हाँ 1170 का आपने स्टॉप लॉस बताया था, और इसमें टारगेट ऊपर में 1310 1320। बिल्कुल संदीप जी, आई विल स्टिल मेंटेन दैट। टाटा मोटर्स के मैम एक बार प्लीज आप लेवल्स मुझे प्लीज बता दीजिए। सो संदीप जी, टाटा मोटर्स में 680 675 के आसपास एंट्री की जा सकती है। 620 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 750 तक के टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। कब तक का व्यू है मैम इन स्टॉक्स में सारे शॉर्ट टर्म जो आप कह संदीप रहे जी, हैं? ये फरवरी तक का ही व्यू रहेगा। आई थिंक फरवरी और मार्च स्टार्टिंग तक के लिए मुझे लग रहा है फरवरी में दोबारा से थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिलेगा, पर मार्च में मुझे लग रहा है दोबारा हायर लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा मार्केट में। सो अभी सिर्फ शॉर्टर टर्म के लिए लिमिटेड बाइंग करें, बहुत ज्यादा हेवी बाइंग को अभी भी अवॉइड करें। मैं बार बार पूरे शो में ये मेंटेन करती रही हूँ, सीम्स स्लाइटली रिपीटेटिव, बट मेरा स्टैंड अभी भी क्लियर रहेगा। यहाँ से रिवाइवल जरूर है, बट बहुत तेजी नहीं है मार्केट में अभी भी। ठीक है, तो वेदांता आप कह रहे हैं कि 410 के आसपास खरीदें, 370 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 475 तक के आ सकते हैं। एसबीआई में 710 715 के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस 670 पे लगा लें, 780 तक की स्टॉक जा सकता है। आरआईएल तो हमने शुरुआत में बात करी थी जब हम एक्शन वाले शेयरों की बात कर रहे थे, 1170 रुपए का स्टॉप लॉस, 1310 1320 के टारगेट। और टाटा मोटर्स में 680 से 675 इस रेंज में आप खरीदें, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 620 रुपए का, ऊपर में टारगेट आ सकते हैं 750 रुपए के। तो 3-4 स्टॉक्स हैं और हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स पे ही फोकस है। सुगंधा जी कह रही हैं छोटी अवधि के लिए खरीदें, कम क्वांटिटी खरीदिए, लार्ज कैप से ज्यादा फोकस कीजिए। ये साल हो सकता है कि इनफैक्ट लार्ज कैप का रहे, क्योंकि एफआई जब भारतीय बाजार में लौटेंगे भी तो पहले उनका रुझान ज्यादा लार्ज कैप शेयरों में देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो ज्यादा दिक्कत मिड कैप स्मॉल कैप में है। और एफआई की जब वापसी होगी भी, जब भी होगी, तो पहले दिग्गजों पे उनका ज्यादा फोकस होगा। इसलिए टाटा मोटर्स, आरआईएल, एसबीआई और वेदांता, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेवल्स को बहुत ध्यान से आप फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, छोटी अवधि के लिए कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कीजिए, और लेवल्स को आप जरूर फॉलो करते चलिए। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैम श्रवण कुमार जी का, आईआरएफसी में आपका। सॉरी संदीप जी, टू कट यू। मैं इसके साथ साथ ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि प्रॉफिट को भी साथ साथ बुक करते रहें, ये भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एंट्री इंपॉर्टेंट है, हम लोग ढूंढते हैं कि कौन से स्टॉक में एंट्री करें, उसी तरीके से एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट करने का टाइम आ गया है। ऐसा अभी नहीं है मार्केट में कि आप कोई स्टॉक को लें और भूल जाएं उसको। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जिस तरीके से ग्लोबल हेडविंड्स हैं, और जिस तरीके से इस साल ट्रम्प साहब के टैंट्रम्स, मुझे लगता है एटलीस्ट अगले 3 से 4 महीने तो जरूर लग रहा है कंटिन्यूड रहेंगे। उसके बाद शायद थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स में भी हम सस्टेनेबिलिटी आते हुए देखें, और ट्रम्प साहब भी शायद उनके ट्वीट्स और टैंट्रम्स थोड़े कम हो जाएं। बट तब तक मुझे लग रहा है थोड़ी एक्टिव मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टॉप लॉस को भी फॉलो करें, जहां पे भी एंट्री कर रहे हैं एग्जिट का भी जरूर ध्यान रखें, बिकॉज अभी मार्केट में एक रिवाइवल है, बुलिश नहीं है अभी मार्केट, सिर्फ एक रीबाउंड देखने को मिलेगा। हाँ, मैंने जैसे मैम कहा कि लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों की लेवल को आपको फॉलो करना है। जहां टारगेट आ जाए वहां पे मुनाफा भी बुक करना है, स्टॉप लॉस आ जाए तो ट्रिगर भी करना है, लेकर नहीं रख के बैठे रहना है कि आपका घाटा बढ़ता रहे। लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, आपका घाटा भी कम हो और मुनाफा होने की गुंजाइश आपको ज्यादा हो। मैं जैसे कह रहा था मैम, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आईआरएफसी श्रवण कुमार जी का ये सवाल है, इन्होंने मैम 100 शेयर ले रखे हैं, 175 रुपए का इन्होंने बोला है कि इनका प्राइस है, और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने व्यू बनाया है, लेकिन 175 वाला 125 पे आ गया। अब तो ये लॉन्ग टर्म ही हो गया इनके पोर्टफोलियो में। तो संदीप जी, थोड़ा सा अपने टाइम होराइजन को सबको ही थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपसे 2 से 3 महीने का नजरिया रख रहे थे आपकी बाइंग, क्योंकि हायर लेवल पर अगर है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। थोड़ी पेन जरूर अभी मार्केट में देखने को मिल रही है, बट अगर आप थोड़ा सा होराइजन को लंबा करेंगे तो आपको आपके प्राइसेस भी दोबारा आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो किस लेवल पर पाएंगे संदीप जी, आप दोबारा बताएंगे? 175 में। सो 175 आने में अभी संदीप जी टाइम लगेगा। एज अ डिस्क्लोजर वी हैव गिवन सजेस्टेड द स्टॉक्स टू आवर क्लाइंट आल्सो। सो यहाँ पर 115 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। मुझे लग रहा है आपको दोबारा से 120 के आसपास मिले तो आप इसमें थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं। 110 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें ऑन द डाउन साइड। आपके हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 140 एंड देन 152। 152 तक मुझे लग रहा है अभी मूव एक्सटेंड हो सकती है, जो इसमें रिकवरी अगर देखने को मिलती है।
बट अभी 152 से ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नहीं दिख रहा, बट वी कैन स्टिल रिकंसिडर इट। हम दोबारा भी अगले शोज में भी अगर 150 के लेवल्स आते हैं दोबारा भी इस पे बात करेंगे, बट अभी 152 तक का नजरिया रख के आप 120 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रखें 110 का। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आज आप कार्यक्रम में शामिल हुई, सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, पिक्स दिए और जो लार्ज कैप में आप रणनीति बनाने की बातचीत कर रही हैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर्स जो आप शेयर करना चाहेंगी? Yes, Sandeep ji, we have recommended some of the stocks to our clients also, and I'm also personally holding some of the stocks that we have discussed during the show. बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बीच जैसे सुगंधा जी बता रही थी कि अब बाजार के लिए जो यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर कैसा आता है? 2.9% महंगाई रहने का अनुमान है। हमारे तो महंगाई के नंबर 5 महीने के निचले स्तर पर आ गए, लेकिन वहां पे किस तरह का रुझान बनता है। और कल यूएस पहुंच जाएंगे मोदी साहब, तो ट्रंप और मोदी साहब की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या निकल के सामने आता है, कैसा नेगोशिएशन कर पाते हैं मोदी जी, हमारे ऊपर टैरिफ लगते नहीं लगते हैं, ये हमारे मार्केट्स के लिए आगे आने वाले दिनों में चाल निर्धारित करता हुआ दिखेगा। लेकिन कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। एफआईएस की बिकवाली का खरीदारी का नंबर जो भी आएगा वो भी आपके लिए सामने रखेंगे, और उसके साथ साथ जो नतीजों वाले स्टॉक्स, टॉक्सी न्यूज, ब्रोकर्स के रडार वाले स्टॉक, ये सब भी आपके लिए लेकर आएंगे। और ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन बनता है, रिटेल महंगाई के आंकड़े जो यूएस के आने वाले उसके बाद, ये सब आपके लिए डिकोड करेंगे सुबह 8:30 बजे। ओपनिंग बज में आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो क्लोजिंग बज को हम यहीं पर समेटते हैं। आज का बाजार आप देखें तो छठे दिन लगातार गिरावट वाला बाजार था, लेकिन लोअर लेवल से बाजार में हमने रिकवरी भी बनती हुई दिखी है। अब कल पूरा जो फोकस है इस चीज पे है कि वीकली एक्सपायरी का रुझान कैसा रहता है। 23,100 के आसपास सुगंधा जी कह रही हैं कि मार्केट में जो एक्सपायरी है वो कटती हुई नजर आ सकती है। तो सुबह आपको बताएंगे कि एक्सपायरी के दिन आपको कैसे रणनीति बनानी है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।